डिमांड कभी भी किसी भी हालत में अकेले तो नहीं आएगा, या तो वो एजम्पशन या एक्सेप्शन के साथ आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है एजम्पशन और एक्सेप्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको पूरे लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, लिखना है, और उसके बाद आपको वो एजम्पशंस पूछा तो एजम्पशंस, एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन। तो फिलहाल हम लोग किसकी बात करेंगे? एजम्पशंस की। एजम्पशंस क्या होता है? हमने बार बार देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस और सप्लाई की बात हो रही है, और उसमें सिर्फ कंटिन्यूसली दो चीजों पे बात हो रही है। क्या? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। तो जब यही फंडा इस्तेमाल होने वाला है तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर उसके फैक्टर्स ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ चेंजेस हुए तो कहीं ना कहीं सप्लाई अफेक्ट होने ही वाला है। प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो क्या लगता है कस्टमर वो सामान खरीदने वाला है? नहीं। तो आप कितना भी सप्लाई बढ़ करो, जब कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो मतलब ही नहीं ना। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके चेंज होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे अजम्पशंस है जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, लेकिन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस यही है कि इन सारे अजम्पशन, इन सारे फैक्टर्स में कोई चेंजेस ना हो तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एज इट इज रहेगा। समझे? पहला, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस हो ही ना। मतलब मान लो हम लोग सामान बनाते हैं 10 रुपए का। कितने का बनाते हैं? 10 रुपए का। तो बनाने के लिए खर्चा भी आता है ना, तो वो सारे खर्चे पकड़ के 10 रुपए का सामान है, 5 रुपए में प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को 15 रुपए में बेच रहा हूं, और कस्टमर को 15 रुपए में खरीदने की आदत भी है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से मेरे को जो सामान खरीदाता हो और बनाता हो, बनाने के लिए जो खर्चा आता है, अगर उसमें बढ़ोतरी हो गई, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो गया, जिस वजह से मेरा जो सामान पहले 10 रुपए में बनता था अब वो 12 रुपए में बन रहा है, तो मेरा वो सामान अब कितने में बिकेगा? 17 में। लेकिन क्या लगता है 17 में सामान कोई कस्टमर खरीदेगा? तो मैं सप्लाई करके करूंगा भी क्या? तो अनडाउटेडली मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा। समझा? यानी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर मेरे प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ता है, तो प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ने पर मेरे को मेरा प्रॉफिट कम करना होगा, क्योंकि कस्टमर को मैं ज्यादा प्राइस पे बेच तो सकता हूं, लेकिन कस्टमर वो खरीदने वाला नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लायर को प्रॉफिट चाहिए, बट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कस्टमर को कम प्राइस पे अच्छा सामान चाहिए। तो अगर कस्टमर, सिंपल सी बात है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, सीएनजी का प्राइस बढ़ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो जो सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है, राज्य के अंदर आ रहा है, आपके एरिया तक पहुंच रहा है, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड सप्लाई करके भी आप, मतलब कस्टमर डिमांड करेगा ही नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि महंगाई हो गई है। अभी 10 रुपए का कांदा मिल रहा है तो लोग खरीद रहे, लेकिन अगर वो 100 रुपए का कांदा होगा तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं। अगर उनको 10 किलो चाहिए तो वो 1 किलो 2 किलो में काम चलाने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पर डिमांड कम। तो आप ज्यादा सप्लाई कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके टेक्निक में कोई चेंजेस मत करो। टेक्निक का मतलब क्या होता है? नई टेक्निक लाओगे, नया टेक्निक अडॉप्ट किया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे। अच्छा, नई टेक्निक लाने का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर वो नई टेक्निक आपके कंपनी में अच्छे से अप्लाई की जा रही है तो हो सकता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। मानो अगर आपका पहले 10 रुपए का सामान बनता है, 5 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, नया टेक्निक आप लेकर आए, अब कस्टमर तो 15 में खरीदने के लिए रेडी है ना, तो कंपनी में यानी कस्टमर 15 में खरीदेगा।
आपने नया टेक्निक लाया, नई मशीन्स लाए, सब कुछ नया एडवांस लेवल पर लेकर आए, तो जिस वजह से जो पहले प्रोडक्ट 10 रुपए में बनता था अब वो 8 रुपए में बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपया। लेकिन अगर वो टेक्निक आपको महंगी पड़ी तो आपका खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यानी आपको क्या याद रखना है कि आपकी टेक्निक अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो आपके फेवर में जानी चाहिए, ना कि आपके अगेंस्ट में। इसलिए ज्यादातर क्या कोशिश करो कि आप अपनी टेक्निक में कोई चेंजेस ना करो। तीसरा, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन मालूम है ना, मौसम में कुछ बोलते हैं ना खराबी नहीं आनी चाहिए। क्यों? मानो चावल की खेती अच्छा खासा उग रहा है और जिस दिन कटाई का टाइम था उसके एक रात पहले बारिश आ गई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो जो सप्लाई करना था वो सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली वेदर कंडीशन खराब हुई तो जो सप्लाई आप करना चाहते हो वो सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो आपकी फसल को अफेक्ट कर दी ना। तो वही चीज है कि आपको क्या कोशिश करनी है, या आप कोशिश करो कि आपके वेदर कंडीशन में कोई चेंजेस ना हो। वेदर कंडीशन अगर चेंज नहीं होगी तो रेगुलर सप्लाई होता रहेगा, रोज माल आएगा, रोज माल बिकेगा। लेकिन अगर वेदर कंडीशन, समझ लो ट्रक वगैरह है, बारिश में अटक गया, जैसे मुंबई में दूध आता है, हर रोज आता है, रोज सप्लाई होता है, डेली बेसिस पे सप्लाई होता है, तो अब सप्लाई होने के लिए रोज सामान निकल रहा है, रोज सामान मुंबई तक पहुंच रहा है। समझो अगर बारिश ज्यादा हो गई और गुजरात से दूध निकल के मुंबई नहीं पहुंचा, बारिश में अटक गया, तो क्या लगता है मुंबई में दूध रहेगा? नहीं, शॉर्टेज हो जाएगा। तो जहां पे शॉर्टेज होता है वहां पे सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो गए? हाई हो गए। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाला है। तो आपको क्या ट्राई करना है कि आपकी वेदर कंडीशन में कोई भी चेंजेस ना हो, क्योंकि वेदर कंडीशन में अगर चेंजेस होते हैं तो वो सप्लाई को कम करने का काम करते हैं, ना कि बढ़ाने का। सिंपल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसीज लाती है बिजनेस वालों के लिए। अब वो पॉलिसीज जो होती है वो फेवर में भी होती है, कभी कभी अनफेवर। अगर वो हमारे फेवर में है तो सप्लाई तो भाई हमारी चांदी चांदी हो जाएगी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे अनफेवर में चले गई, हमारे अगेंस्ट में चली गई, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को क्या होने वाला है? झटका लगने वाला है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम लोग ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई कब तक अप्लाई होगा? जब तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ना हो, और अगर होती भी है तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो पॉलिसी हमारे फेवर में हो, ना कि हमारे अगेंस्ट में। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम कोशिश करना चाहिए कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज ना हो। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जैसा चल रहा है वैसा चले, कम हो जाए चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा प्राइस में मैं सप्लाई तो करूंगा लेकिन उसका रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है। अरे भाई, मैं जो 10,000 का फोन है, चाइना से फोन आता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेशन कॉस्ट बढ़ा के उसका 10,000 का फोन 15,000 में बेच रहा हूं, तो फोन का प्राइस बढ़ गया। फोन का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई तो मुझे करना ही है, लेकिन 15,000 में फोन खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो जब कोई खरीदेगा नहीं तो सप्लाई करके करूंगा क्या? तो मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम चेंज ना हो, जैसा चल रहा है वैसे गाड़ी चलती रहे। सिंपल सी बात है कि हमें क्या ट्राई करना है कि ये सारी चीजों में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, मानो आपकी कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, एक्स और वाई। एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई का प्राइस नहीं बढ़ा। तो अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया मतलब सप्लाई करके भी फायदा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से सप्लायर तो ये बोलेगा भाई भाव बढ़ गया, मैं उसमें कुछ कर सकता नहीं हूं, बट कस्टमर तो बोलेगा ना भाव बढ़ गया तो भाई मेरी खरीदने की कैपेसिटी खत्म हो गई। सप्लायर तो बोलेगा मैं तो बढ़ा के बेच रहा हूं भाई, मेरे को वो भाव आ रहा है तो मैं भी वही भाव में बेचूंगा। लेकिन कस्टमर तो ये बोलेगा ना अरे बहुत महंगा बेच रहे हो। तो हर कस्टमर खरीदने वाला है क्या? नहीं। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि कस्टमर का कोई जैसे मैं सप्लायर हूं, मैं दो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, एक ब्लैक मार्कर एक ब्लू मार्कर बेच रहा हूं। ये 25 रुपए का मार्कर है, 25 रुपए का मार्कर है, ठीक है। अब ये ब्लैक मार्कर नॉर्मली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लू हाईलाइटिंग के लिए काम आता है। अब ये 25 रुपए का मार्कर मैं 35 रुपया कर दूं तो कोई ब्लैक खरीदेगा क्या? नहीं। लोग क्या बोलेंगे 25 रुपए में ब्लू मिल रहा है ना, अब मैं ब्लू से ही लिखूंगा। क्या हो गया? यहां पर सप्लाई मेरे को कौन सा करना पड़ेगा?
ब्लू वाला ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस उसका कम है। तो सप्लायर भी वही करेगा। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और वो कस्टमर खरीदना नहीं चाहता, तो ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, उसकी जगह पे क्या करूंगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करना है कि दोनों का प्राइस जैसा चल रहा है चलने दो। अगर एक का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। समझा? नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मार्कर का एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर है 25-25 रुपए का मार्कर है। कल दुकानदार को पता चल गया स्ट्राइक वगैरह चालू है, शॉर्टेज होने वाला है। शॉर्टेज मतलब सप्लायर को प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका। 25 रुपए का मार्कर मैं 40 रुपए में बेचूंगा। सभी लोगों ने डिसाइड किया हम लोग मार्कर 40 में बेचने वाले। तो आज उसके पास जो मार्कर का स्टॉक है ना, वो बेचने वाला नहीं है। क्यों? फ्यूचर में वो ज्यादा प्राइस में बेचेगा उसको। सिंपल। तो फ्यूचर में अगर प्राइसेस ज्यादा रखेगा तो आज वो क्या क्रिएट कर रहा है, शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज क्रिएट होने से सप्लायर को कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉफिट है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू जो तो वो कहीं ना कहीं क्या है आपके लिए, नुकसान। तो हम एज अ सप्लायर अगर हम बोलते हैं प्राइसेस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा करूंगा, तो प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो हमारा अगेंस्ट में गया ना वो सारी चीजें। तो वही सारी चीजें मेंटेन रखने के लिए, अजम्पशंस को मेंटेन रखने के लिए, अजम्पशंस कहता है कि ये सारी चीजों में कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीजों में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो आपका प्राइस ज्यादा होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करो। लेकिन इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो गए और वो चेंजेस आपके अगेंस्ट में चले गए तो सप्लायर को कोई ग्राहक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट हो या कोई भी ग्लोबल मार्केट हो, वो किसके आसपास घूमता है, कस्टमर के। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा डायमंड रिंग है 5 करोड़ का है तो खरीदने वाला भी 5 करोड़ का होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूंगा ये 200 रुपए का मार्कर है, अरे दूसरे कंपनी का मार्कर 25 रुपए में आता है, तो वो 200 का मार्कर क्यों खरीदेगा? सिंपल सी बात है। तो यही चीज अपना मेंटेन करना है कि आपको अपने ग्लोबल कंपटीशन में प्राइसेस इतना भी नहीं बढ़ाना है कि वो कस्टमर खरीदना ही बंद कर दे। ठीक है, तो यहां पर अजम्पशंस क्या कहता है कि ये सारे फैक्टर्स जो है उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तब जाकर आपका लॉ ऑफ सप्लाई एज इट इज अप्लाई होने वाला है, जिसमें वो बताएगा कि भाई प्राइसेस बढ़ गया तो सप्लाई हाई हो गया, प्राइसेस अगर कम हो जाए तो सप्लाई भी कम कर दिया जाएगा। तब जाके वो कौन सा रिलेशन बताएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और ये अजम्पशंस सेम एज इट इज कैरी होने वाला है। डिफिकल्टी